तब आपको सिम्टम्स होते हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है। बी और सी जो है ये बिल्कुल उसी तरह का इन्फेक्शन है जैसे HIV इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी शादी से पहले या मंगनी के टाइम पे आपके ये सारे टेस्ट हो जाएं। उसकी वजह से आगे चल के लिवर फेलियर होने के चांसेस होते हैं जो कि 10 से 20-30 साल की बाद होते हैं इन्फेक्शन के स्टार्ट से। फेथ एंड ज़िपलन में खुशामदीद नाजरीन। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नोमान ज़ाकिर जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। खुशामदीद डॉक्टर ज़ाकिर फेथ एंड ज़िपलन पॉडकास्ट में। शुक्रिया। ये हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस जो है ये एक तरह की सोजिश है जिगर की, और उसमें होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिगर के अंदर, और ये मुख्तलिफ वजहों से होती है। ज़्यादातर कॉमनली जो हम समझते हैं हमें पता होता है वो है कि जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उससे जिगर में सोजिश हो जाती है, और जो कि कभी कभार शॉर्ट टर्म डैमेज करता है और कभी कभार लॉन्ग टर्म डैमेज करता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वायरस जो है ना उसके ऊपर अफेक्ट किया है। ठीक है। हेपेटाइटिस की टाइप्स कितनी हैं? तो हेपेटाइटिस की टाइप्स तो बहुत सारी हैं। जो वायरल इन्फेक्शन है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो हेपेटाइटिस बी, सी और डी होता है जो कि लॉन्ग टर्म क्रॉनिक हेपेटाइटिस करता है, जबकि दूसरा जो हेपेटाइटिस का जो हिस्सा होता है वो कहते हैं हेपेटाइटिस ए और ई, जो कि जॉन्डिस करता है, मरीज़ को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, और वो फिर 4-6 हफ्ते रहता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होने के चांसेस कम होते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और डी, और हेपेटाइटिस ए एंड ई। ठीक है। आज हम किसको डिस्कस करें? आज हम हेपेटाइटिस बी, सी और डी के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एपिसोड ए एंड ई को कवर करेंगे। तो इसकी सिम्टम्स क्या, इसकी अलामत क्या हैं? तो इनकी अलामत नॉर्मली इनमें कोई अलामत नहीं होती है। इनिशियल स्टेजेस के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो कुछ भी नहीं होता। कभी कभार सिर्फ छोटा मोटा सा वायरल इन्फेक्शन की तरह का आपको सिम्टम्स होते हैं। कभी बॉडी एक्स एंड पेन्स हो गए, कभी का हल्का सा बुखार हुआ और फिर वो 1-2 दिन में ख़त्म हो गया, और फिर आपको पता भी नहीं चला कि आपके जिस्म में हेपेटाइटिस बी, सी या डी मौजूद है, और वो सालों साल कभी का 10-10, 20-20 साल रहता है और आपको पता नहीं चलता। जब कभी एडवांस कंडीशन में आप पहुंच जाते हैं तब आपको सिम्टम्स होते हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है, और कभी कभार चांस फाइंडिंग होती है कि आप जीपी के पास गए या किसी डॉक्टर के पास गए किसी और वजह से, और उन्होंने खून के टेस्ट कराए, इंक्लूडिंग खून का टेस्ट जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट या LFT कहते हैं, वो कराया, और पता चला जी कि LFTs तो एबनॉर्मल हैं, इनको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो फिर हेपेटाइटिस बी, सी की टेस्ट होते हैं, खून के स्क्रीनिंग टेस्ट, उससे पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी और सी होने का चांस है। अगर पॉजिटिव आए फिर हम उसके बाद उसका वायरल PCR कराते हैं, तो फिर कंफर्म होता है कि हेपेटाइटिस बी या सी है कि नहीं है। तो इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये होता क्यों है? तो हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये बिल्कुल उसी तरह का इन्फेक्शन है जैसे HIV इन्फेक्शन होता है। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है कि अनप्रोटेक्टेड इंजेक्शंस लगे हों, या जो इंजेक्शन का नीडल जो है पहले किसी और मरीज़ ने यूज़ की जिसको हेपेटाइटिस बी, सी या HIV था, तो उसकी नीडल जो है ना वो आपके ऊपर यूज़ की गई हो, तो उससे हो सकता है। कभी कभार अगर आपको खून की ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी और वो खून का ट्रांसफ्यूजन का जो बैग है उसके प्रॉपर फुल टेस्ट नहीं हुए, पहले से स्क्रीनिंग ही नहीं हुई, तो होता है जो कि आजकल के ज़माने में ज़्यादातर मुल्कों में, इवन पाकिस्तान, इंडिया के अंदर भी टेस्ट किया जाता है। अब ये कहना मुमकिन नहीं है कि 100% किया जाता है या नहीं किया जाता, मगर वेस्ट में 100% जो ट्रांसफ्यूजन देना होता है उसको पहले से टेस्ट किया जाता है। तो एक तो इस तरह से होता है। दूसरा होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी हो जाता है। तो अगर आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी और सी हो तो वो आपको ट्रांसफ़र कर सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी या HIV। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी शादी से पहले या मंगनी के टाइम पे आपके ये सारे टेस्ट हो जाएं, ताकि अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट मिल जाए, ताकि आप फिर अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र ना करें, या आपके पार्टनर को है तो वो आपको ट्रांसफ़र ना करे। ठीक है। तो इट इज़ बेस्ट कि ये सब टेस्ट जो हैं शादी से पहले हो जाए। ठीक है। तो अगर एक पेशेंट आपको रेफ़र होता है तो आप उसको डायग्नोज कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, LFTs कराते हैं,
और उसके साथ जो है ना अगर उसमें नज़र आए कि हमें LFTs एबनॉर्मल हैं तो हम एक और खून का टेस्ट करते हैं जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं हेपेटाइटिस बी और सी का। और उस स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो कि रेफरेंस लैब में भेजा जाता है और उसमें PCR कराया जाता है जिससे कंफर्म होता है कि खून के अंदर वो वायरस मौजूद है। जब वो कंफर्म हो जाता है तो फिर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बातें करते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है तो हेपेटाइटिस के? हेपेटाइटिस सी जो है आजकल के ज़माने में 2025 के अंदर कम्प्लीटली ट्रीटेबल है और क्योरेबल कंडीशन है। 90% से 94% उसकी एंटीवायरल्स के साथ इफ़ेक्टिव है कि 3 महीने का आप ट्रीटमेंट लें, 3 से 6 महीने का, और आपका हेपेटाइटिस सी कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा और फिर आप क्लियर हो जाएंगे हेपेटाइटिस सी से। ना आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना ही आप किसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। बट हेपेटाइटिस बी जो है उसका ये है कि उसके लिए जो दवाई है आपको लॉन्ग टर्म सालों साल खानी पड़ती है ताकि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल हो, हेपेटाइटिस बी वायरस का जो लेवल हो इतना लो हो कि एक तो ये कि आपकी जिगर को भी इफ़ेक्ट ना करे और चांसेस ट्रांसमिशन के भी दूसरों को कम हो। एक चीज़ ज़रूरी है मैं जो आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे किसी माँ को अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है मगर वो सिर्फ कैरियर है तो वो जो कैरियर होती है वो ट्रांसमिट कर सकती है अपने बच्चे को ये वायरस ड्यूरिंग टाइम ऑफ बर्थ। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बर्थ से पहले उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी ज़्यादातर दुनिया में जो है ना इसके हेपेटाइटिस बी के लेडीज़ के टेस्ट होते हैं डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन पाकिस्तान में भी होते हैं, आई एम श्योर इंडिया में भी होते हैं। तो इसी तरह से फिर होता ये है कि फिर वो राइट इमीडिएटली विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ जो होता है बच्चे को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, उनको इम्यूनाइजेशन दी जाती है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो ट्रीटमेंट भी दिया जाता है जिससे चांसेस उनके बच्चे को ट्रांसफ़र होने का बहुत कम हो जाता है। तो क्योंकि होता ही है कि वो भी बच्चा फिर बाद में लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस बी कैरियर बन सकता है तो उससे उसको तो शायद ज़्यादा नुकसान ना हो मगर दूसरों को वो फिर स्प्रेड आउट कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये होता है कि हेपेटाइटिस बी का एक और मसला ये है कि हेपेटाइटिस जैसे मैंने आप बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है वो डैमेज करता है जिगर को जिसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होते हैं। उसमें से एक कंसिक्वेंस होता है लिवर कैंसर होना। तो हेपेटाइटिस बी का जो एक कंसिक्वेंस है वो ये है कि बग़ैर लिवर डैमेज के भी वो लिवर कैंसर कर सकता है और वो लिवर कैंसर कभी कभार 15-20 साल की उम्र में भी हो जाता है अगर आपको अपनी वालिदा से वो हेपेटाइटिस बी मिला हो। तो इसीलिए ऐसे मरीज़ों को ज़्यादातर को जो है ऐसे मरीज़ तो नहीं हम उन्हें कहेंगे, ऐसे कैरियर्स को का रेगुलर चेकअप जो है ना लिवर का होना चाहिए। जो वेस्ट में है उसकी जो कहा जाता है गाइडेंस ये है कि 40-50 साल की उम्र में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जबकि हम पाकिस्तान और इंडिया में ऑल दो गाइडेंस पूरी तरह से मौजूद नहीं है मगर हम कोशिश करते हैं कि 20 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक हम शुरू कर देते हैं उनका अल्ट्रासाउंड करा के लिवर को मॉनिटर करना। ज़्यादातर जो प्रोफेसर्स हैं जो हमारे कॉलीग्स हैं वो 40 साल की उम्र में करा रहे होते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आप सोच सकते हैं कि क्योंकि डॉक्टरों को चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, कॉमनली नज़र आती बीमारी हैं, तो इसी तरह से मैं असल में लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट में काम कर चुका हूँ पाकिस्तान में। तो वहाँ पे 20-20 साल के लोगों को भी होता था। तो हम जो हैं जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम उनका अल्ट्रासाउंड कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर कराते हैं, चाहे वो 20 का हो या 30 साल का हो। तो एज अ स्क्रीनिंग हम करवा लेते हैं। जब उसमें अगर नहीं है कोई कैंसर दैन हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो 40 साल की उम्र से उनका अल्ट्रासाउंड कराना हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात कर रहे थे। आपने कहा जो हेपेटाइटिस सी है वो मेडिसिन से मुकम्मल क्योर होता है और जो हेपेटाइटिस बी है उसके लिए वैक्सीन दी जाती है। और दूसरा ये कहा था कि उसके साथ आपको शायद मैंने नहीं कहा है, उसके अंदर ये है कि आपको एंटीवायरल ट्रीटमेंट देना होता है जो रेगुलर टैबलेट्स की फॉर्म में होता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म लेना होता है। जैसे अगर हेपेटाइटिस सी को देखें, जैसे मैंने बताया कि 3 महीने में ट्रीट हो गया मगर हेपेटाइटिस बी ट्रीट नहीं होता मगर कंट्रोल हो जाता है। उससे होता क्या फ़ायदा है कि एक तो ये कि लिवर डैमेज जो जिगर का जो डैमेज है वो कम हो जाता है उसकी स्पीड, और सेकंड बात ये होती है कि वो फिर ट्रांसमिट करना का चांसेस उसके कम हो जाते हैं दूसरे लोगों को।
जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की, वो किस हद तक उसका सक्सेस रेट है? तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वेरी वेरी सक्सेसफुल, ये 90% सक्सेसफुल है, 95%। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है 3 इंजेक्शनों की सूरत में दी जाती है, एक एक महीने से भी दी जा सकती है कि फ़र्क से, या 0, 1, 3 मंथ, और कुछ जगहों पे 0, 1 एंड 6th मंथ पे भी लगाई जाती है। उसके बाद आपका उसके आखिरी इंजेक्शन लगाने के कुछ महीनों के बाद आप टेस्ट करते हैं खून का, और ये कंफर्म कर लेते हैं कि इम्यूनिटी कितनी डेवलप हुई है उससे। अगर इम्यूनिटी प्रॉपर हो जाए तो फिर हम 10-10 साल के बाद उसका दोबारा से टेस्ट करके देख सकते हैं कि कहीं इम्यूनिटी कम हो गई तो एक बूस्टर लगा दें, वरना ज़्यादातर 3 इंजेक्शन के बाद इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो लाइफ टाइम चलती है, और आप लाइफ टाइम प्रोटेक्शन होती है आपको हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। ठीक है। अगर हेपेटाइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो इसका क्या नुकसान है? तो हेपेटाइटिस बी को अगर हम ट्रीट ना करें तो जैसे इसमें होता ही है कि जैसे आपने देखा है कि मैंने बताया कि जिगर में सोजिश होती है और उससे इन्फ्लेमेशन होती है, जिसके कभी कभार तो वो शॉर्ट टर्म होती है 4-6 हफ्ते के लिए, और कभी कभार कुछ लोगों में ये सोजिश चलती रहती है और उससे स्कार डैमेज हो जाता है, स्कार टिश्यू बनता है जिगर के अंदर। तो अब वो जो स्कार टिश्यू है उसकी वजह से आगे चल के लिवर फेलियर होने के चांसेस होते हैं, जो कि 10 से 20-30 साल के बाद होते हैं इन्फेक्शन के स्टार्ट से। और वो जो डैमेज है उसके बाद जो लिवर फेलियर होता है उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वो एक तो जॉन्डिस होता है, कुछ लोगों को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे होते हैं, जो कि 1 दिन से 10 दिन तक लास्ट कर सकते हैं, कभी कभी लॉन्ग टर्म चलते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि उनको खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, या पखाने में खून भी आ सकता है, काले पखाने आ सकते हैं, जो कि काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसके लिए हमें फ़ौरन से इमरजेंसी में जाना चाहिए। और चौथी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि पेट में पानी भरने का ख़तरा होता है, या एंकल्स के अराउंड भी पानी भर जाता है क्योंकि जिगर कमज़ोर हो चुका होता है। इन तीनों चारों कंडीशंस की सूरत में फिर हम सोचना शुरू कर देंगे इनका लिवर पुराना निकाल के या पुराने लिवर के साथ एक नया लिवर किसी और का दिया हुआ हम ट्रांसप्लांट कर दें लिवर, उससे फिर ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। एक 5वां जो प्रॉब्लम होता है हेपेटाइटिस इन्फेक्शन की वजह से, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन रहने की वजह से, जैसे मैंने बताया, वो है लिवर कैंसर का होना। तो लिवर कैंसर के भी ट्रीटमेंट मौजूद है, और तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जिसको हेपेटाइटिस क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है और उसको सिरोसिस होता है, यानी कि स्कारिंग और डैमेज होता है लिवर के अंदर, उसको हर 6-6 महीने पे हम अल्ट्रासाउंड करा के और खून के टेस्ट करा के अंडर फॉलोअप रखते हैं, ताकि अगर कोई लिवर कैंसर होने का खदशा हो या हो रहा हो, अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए और उसका ट्रीटमेंट इन इट्स अर्ली स्टेजेस मिल जाए, और फिर वो क्योर होने का चांसेस के बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ट्रीटमेंट से बेहतर है प्रिवेंशन, तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन के सबसे इम्पॉर्टेंट बात जैसे हमने अभी की है कि इंजेक्शन गैर ज़रूरी ना लगवाएं, ड्रिपें गैर ज़रूरी ना लगवाएं। ये जो हम करते हैं कि कमज़ोरी हो गई है तो हम ड्रिप लगवा लें, या ये कि हमें जो है ना डॉक्टर ने कहा कि बुखार हो रहा है तो ड्रिप लगवा लो उससे सही हो जाओगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे ख़्याल में जनरल प्रैक्टिशनर जो मोहल्ले के डॉक्टर हैं वो सिर्फ एक किस्म का इंजेक्शन लगा सकते हैं, वो है हिफाजती टीके जो इम्यूनाइजेशन के होते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए पाकिस्तान इंडिया में ख़ास तौर से, क्योंकि वहाँ पे ज़रा सा प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि नॉर्मली इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी नीडल को हमें डिस्ट्रॉय करना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया में होता ही है कि वो नीडल डिस्ट्रॉय नहीं होती है और वो दोबारा रीसाइकिल होती है और उसको दोबारा रीपैकेज करके भी दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कभी कभार वो बग़ैर क्लीन किए दोबारा इस्तेमाल हो रही होती है। तो इस तरह से प्रॉब्लम ये होता है कि वही नीडल फिर जब यूज़ होगी, जब पहले हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के मरीज़ को लगी और फिर वो नॉन हेपेटाइटिस बी वाले बंदे को लगेगी, तो उसको हेपेटाइटिस बी ऐसी हो जाएगा। तो एक तो ये मसला है इंजेक्शन का, ड्रिपों का, और तीसरा जैसे मैंने कहा कि आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स का, कि आपको पता नहीं है कि जो आपका पार्टनर है, सेक्स पार्टनर है या शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनको हेपेटाइटिस बी, सी, डी या HIV है कि नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी समझता हूँ मैं कि ऐसे लोग जो शादी करने जा रहे हों कि उनका टेस्ट पहले अपना हुआ हो, और अगर उनको हेपेटाइटिस बी
नहीं है तो वो इम्यूनाइजेशन अपनी मुकम्मल कराएं हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, ताकि उनको फिर दोबारा किसी और से ना लगे। और अगर शादी करने से पहले ये कंफर्म हो जाए कि एक पार्टनर को जो है वो मौजूद है इन्फेक्शन, अगर हेपेटाइटिस सी है तो उसका तो 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट मौजूद है, वो हो ताकि वो क्योर हो जाए बिफोर शादी। इसी तरह से अगर एक पार्टनर को हेपेटाइटिस बी कैरियर हैं तो दूसरे पार्टनर को इम्यूनाइजेशन ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि उन्हें कैरियर वाले पार्टनर से ना लगे हेपेटाइटिस बी। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिससे हेपेटाइटिस से हम उसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस से बच सकते हैं। आपको ये भी बताता हूँ मैं कि रिसर्च हमारी ये कहती है, रीसेंट रिसर्च हमारी ये कहती है कि अगर 100 में से 8 लोगों का पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी है, 7.8 तकरीबन, मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, कोई 7 कहते हैं, 6.8 कहते हैं, कोई 7.8 करते हैं, अप टू 8 भी कहा जाता है। और अराउंड 1.8 से 2.4% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। तो ये अगर हम इन दोनों को मिला लें तो ये 10% हो गया। तो अगर एक शादी के अंदर 100 लोग मौजूद हैं तो 10 लोग होंगे जिनको हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। ये बहुत स्केरी बात है, इसको हमें रोकना है और उसकी एक छोटी सी कोशिश हमारी प्रिवेंशन की ये पॉडकास्ट भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसमें अगर एक जो मरीज़ है वो अगर वो इसकी मेडिकेशन ले रहा है लेकिन वो वायरस क्लियर ऑफ नहीं हुआ उसकी बॉडी से, तो वो स्टिल कैरियर होगा और ट्रांसमिट कर सकेगा, या फिर अगर वो ड्यूरिंग जो उसका कोर्स है उसके दौरान में ही इज़ ओके टू कैरी ऑन विद हिज नॉर्मल लाइफ? तो नॉर्मल लाइफ तो वो कैरी ऑन कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो उसके अंदर वायरस अंडर कंट्रोल है या नहीं है। हेपेटाइटिस सी के तो मैंने जैसे बताया आपको 90 to 94% क्योर रेट है, तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि वो क्लियर हो जाएगा 3 से 6 महीने के अंदर। हेपेटाइटिस बी के लिए यही है, जैसे मैंने बताया कि वो अंडर कंट्रोल आ जाता है और इतना कम हो जाता है कि वो फिर ट्रांसमिट करने का चांस उसका बहुत बहुत कम हो जाता है और अपने जिगर को भी उनका नुकसान कम हो जाता है। तो यही तरीके हैं इसका। ठीक है। तो आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि आपकी एडवाइस क्या है जनरल पब्लिक के लिए कि वो अपना लिवर हेल्थ को कैसे महफूज रखें? तो एक तो लिवर हेल्थ के जो हमने सारी ये बातें की हैं, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, प्रिवेंशन से रिलेटेड, और उसके अलावा जो दो अलग जो कॉमन रीजंस हैं जो लिवर को डैमेज कर सकते हैं विदाउट वायरल इन्फेक्शन, वो है फैट्स इन द लिवर। अब वो फैट्स इन द लिवर जो है वो 2 वजह से ज़्यादा होता है कॉमनली, जो है मैं होती तो बहुत सारी वजह हैं मगर 2 जो बड़ी वजह हैं जो पाकिस्तानी इंडियन पॉपुलेशन में होती हैं वो हैं मोटापा और डायबिटीज़, और तीसरी जो रीज़न जो कि अनकॉमन है वो है अल्कोहल इनटेक। मगर स्टिल ऐसा नहीं कि 0% है, ये यूके में भी होता है कि यूके के अंदर तो ये लीडिंग कॉज है लिवर डैमेज का अल्कोहल। इसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान में भी कुछ मरीज़ हमें मिलते हैं जिनको लिवर डैमेज होता है अल्कोहल की वजह से, और उससे भी फैट्स इन द लिवर होता है, उससे लिवर डैमेज होता है। इसी तरह से ओवरवेट का भी। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने वेट को कंट्रोल करना है, फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखना है, और डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल करेंगे तो लिवर डैमेज होने का चांस उसका कम हो जाएगा और आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकेंगे। ठीक है। इसमें एक मिथ है जिस ब्रीफली उसको डिस्कस करना चाहूँगा कि जो फ्लूइड एक्सचेंज की बात है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि हेपेटाइटिस एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसमें किसिंग हो सकती है या फिर एक दूसरे का मशरूब अगर एक शख्स पी रहा है तो किसी के साथ शेयर करता है, उससे भी ट्रांसफ़र हो सकता है हेपेटाइटिस। अच्छा, इसका ये कि खाना एक प्लेट में खाने से कुछ नहीं मसला होता। इसी तरह से पानी पीने से मसला ज़्यादातर नहीं होता, अनलेस कि दोनों लोगों को जो दोनों पी रहे हैं, एक को हेपेटाइटिस बी है उसके भी मुंह में कट हो और उससे खून निकल रहा हो, और दूसरा जो बंदा उसके मुंह में भी कट हो, तो वो उसने दोबारा उस दूसरे बंदे का यूज़ किया हुआ ग्लास किया तो उससे हो सकता है, वरना जो कि बहुत कम होता है ऐसा काम। तो ऐसे जो है ना, पानी पीने से एक गिलास में या एक प्लेट में खाना खाने से या एक कमरे में रहने से हेपेटाइटिस बी और सी नहीं होता, एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ाकिर आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुझे उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। बहुत शुक्रिया।
अगर ये एपिसोड आपको मुफीद लगी हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया।